हाय गाइस। तो आफ्टर स्टडिंग कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल हम मूव करते हैं ब्रिटिश वॉर्स अगेंस्ट मैसूर एंड मराठास। ये मैसूर एंड मराठास की जो कंक्वेस्ट है, इट इज़ द क्लासिक केस ऑफ ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन इंडियन मैटर्स। रादर इंटरफेरेंस कहना भी इसके लिए एक अंडरस्टेटमेंट है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश देवर यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय डिसयूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल एम्स। इसके लिए एक फ्रेज भी हम इस्तेमाल करते हैं दैट ब्रिटिश वर फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स ऑफ 18th सेंचुरी इंडियन पॉलिटिक्स। कि एक इंडियन राजा दूसरे इंडियन राजा के अगेंस्ट लड़ रहा है, हम एक को सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे को ओवर पावर कर लेंगे एंड इससे बेनिफिट्स ले लेंगे। उसी तरह की पॉलिसीज़ ये इस पूरे एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी। द कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर से कहानी स्टार्ट होगी। मैसूर के साथ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होती हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1769 में। इसका कंटेक्स्ट क्या है? अब अगेन हम इंटरफेरेंस वाली बात के ऊपर एम्फेसाइज करते रहेंगे इस पूरी ही वीडियो में। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर से ही ब्रिटिश का अलाई है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद चाहता है कि मैसूर में वो अपनी डोमिनियंस को एक्सटेंड करे, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। वो अपने फ्रेंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि भाई मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी मैसूर में एक्सटेंड करने के लिए। ब्रिटिश कहते बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। कहता पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, पैसे होते तो मैं खुद ही अटैक कर देता। कहते मान लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास टेरिटरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी थोड़ी सी टेरिटरीज तुम हमें दे दो, हम तुम्हारे बिहाफ के ऊपर लड़ाई कर देते हैं। तो दैट वॉज द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कि ब्रिटिश अटैक्ड मैसूर टेरिटरीज इन अलायंस विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन मैसूर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉज रूल्ड बाय अ वेरी एफिशिएंट रूलर हैदर अली। इन्होंने ये वुदियार डायनेस्टी के मिलिट्री जनरल थे। इन्होंने वुदियार राजा को हटा के खुद अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया था मैसूर के ऊपर। तो हैदर अली इजीली इस अटैक को वार्ड ऑफ कर देते हैं। वार्ड ऑफ ही नहीं करते, रादर ये मद्रास के ऊपर खुद अटैक कर देते हैं, दी ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स इन साउथ इंडिया, एंड मद्रास काउंसिल को फोर्स करते हैं कि उनके साथ पीस ट्रीटी साइन करे। तो द वॉर कम्स टू एंड विद ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें हैदर अली टर्म्स रखता है कि जो भी हमने एक दूसरे की टेरिटरीज ली हैं वो वापस कर देंगे एंड पीस इंश्योर करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट मैसूर वॉर। कंटेक्स्ट था ब्रिटिश हेल्प टू निज़ाम ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट मैसूर एंड एंड्स विद ट्रीटी ऑफ मद्रास। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द सेकेंड मैसूर वॉर, हमें एक फर्स्ट मराठा वॉर डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली वो पहले आ रही है। कंटेक्स्ट क्या है इसका? मराठास हमने देखे, जैसे बंगाल का कंक्वेस्ट हम कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली मराठास को डिफीट करता है। मराठास पानीपत क्या कर रहे थे, सोचने वाली बात है। एक्चुअली मुगल एम्पायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना वीक हो गया था कि अपने डिफेंसेस खुद नहीं कर पा रहा था। एंड ऑन दी अदर हैंड मराठास जो महाराष्ट्र वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं, ये अपना कंट्रोल पूरे इंडिया में फैला रहे थे। हिंदू पातशाही बनाना चाहते थे, ये एक हिंदू एम्पायर क्रिएट करना चाहते थे। तो ये मुगल एम्पायर को बोलते हैं कि मुगल एम्पायर को बोलते हैं कि अगर आप अपना डिफेंस खुद नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अफगान्स अगर आएंगे, अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस अगर आएंगी तो उनसे हम डील करेंगे। आइडिया क्या था इनका कि अफगान्स को डिफीट करके पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर मराठास ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं। तो अब इसके बाद मराठास का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। मराठास जो कि नॉमिनली इनका जो प्राइम मिनिस्टर था, पेशवा, पूरे डोमिनियंस का हेड था, अब इसके डिफरेंट रीजन्स में रीजनल सरदार्स आ जाते हैं। कहीं जैसे 5 मराठा सरदार्स आप याद रखेंगे। पेशवा विद इट्स हेड क्वार्टर्स एट
पुणे, गायकवाड्स एट इन गुजरात, इन बड़ौदा, द होलकर्स इन इंदौर, सिंधियास, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला एपिसोड हुआ है आपको पता ही है, सिंधियास एट ग्वालियर एंड भोंसलेस एट नागपुर। ये 5 डिफरेंट मराठा सरदार्स काफ़ी प्रोमिनेंट हुए अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में। इनका नॉमिनल हेड होता था पेशवा एट पूना। अब हुआ क्या, मराठास आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट कंटेंडर्स है आपस में, लाइक इंटरनल स्ट्राइफ स्टार्ट हो जाती है। तो पेशवाशिप वॉज कंटेंडेड बिटवीन 2 लाइक पर्सन्स, एक थे माधवराव टू और दूसरे थे रघुनाथ राव। माधवराव टू एंड रघुनाथ राव की इस कन्फ्लिक्ट में ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि लाइक हम इंटरवीन करेंगे, हम रघुनाथ राव को सपोर्ट करेंगे। अब डिफरेंट मराठा सरदार्स की प्राइड हर्ट होती है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पेशवा कौन बनेगा, ब्रिटिश हैव नो राइट टू इंटरवीन इन दी मराठा अफेयर्स। तो मराठा सरदार्स के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीडर होते हैं नाना फडणवीस। वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं दैट यू कैन नॉट इंटरवीन इन दी मराठा अफेयर्स। अभी ये वॉर चल रही होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर 1775 से 1782 इज द फर्स्ट मराठा वॉर। टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1775 से 1782। अब ड्यूरिंग दिस लॉन्ग वॉर नाउ मराठास आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर ऑफ द डे। मराठास, नाना फडणवीस बाकी इंडियन पावर्स को भी बोलते हैं कि ये ब्रिटिश दे आर टू इंटरफेयरिंग टू मच इनटू द इंडियन अफेयर्स, हमें कंबाइन करके इन्हें बाहर निकालना चाहिए। तो दिस अपील वॉज हर्ड टू बाय द हैदर अली ऑफ मैसूर। हैदर अली भी ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, दैट लीड्स टू सेकेंड मैसूर वॉर। तो आप देख रहे हैं 2 वॉर्स पैरेलली चल रही हैं, फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर। फर्स्ट मराठा वॉर हमने टाइम पीरियड डिस्कस किया 1775 से 1782। फर्स्ट मैसूर वॉर 1780 को स्टार्ट होती है एंड 1784 तक चलती है। नाउ इवन दो ये दोनों बैटल्स पैरेलली, दोनों वॉर्स पैरेलली चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडियन पावर्स ना ही मराठास ब्रिटिश को कंक्लूसिवली हरा पाए, ना ही मैसूर वाले ब्रिटिश को कंक्लूसिवली हरा पाए। दोनों ही वॉर्स ख़त्म होती हैं पीस ट्रीटीज के साथ। मराठा वॉर ख़त्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। इस ट्रीटी ऑफ सालबाई में मतलब मराठास दे वर कमिटेड टू फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिश। नाउ मराठास वर अलाइड टू द ब्रिटिश दैट मराठास विल नेवर अटैक द ब्रिटिश, इन रिटर्न ब्रिटिश भी इन्हें कुछ सपोर्ट वगैरह करेंगे। द सेम थिंग हैपन्स विद द सेकेंड मैसूर वॉर। ये स्टार्ट हुई थी 1780 में। हैदर अली ने वॉर डिक्लेयर की थी क्योंकि नाना फडणवीस ने बोला था कि हमें कंबाइन करके ब्रिटिश को हराना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वॉर एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, हैदर अली की डेथ हो जाती है। वॉर में नहीं, उनकी अपने नेचुरल कारणों से डेथ हो जाती है। द मेटल वॉज टेकन ओवर बाय हिज सन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉर को कंटिन्यू करते हैं लेकिन वो भी ब्रिटिश को हरा नहीं पाते। तो दिस सेकेंड मैसूर वॉर ऑल्सो कम्स टू एंड विद ट्रीटी, पीस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो हमने 3 ट्रीटी अब तक देख ली हैं। फर्स्ट मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फर्स्ट मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ सालबाई। मैंगलोर की ट्रीटी में भी कुछ नहीं हुआ कि जो एक दूसरे की टेरिटरीज थी वो ये रिटर्न करने को डिसाइड करते हैं। Now, Tipu Sultan had very ambitious vision for South India. ये चाहते थे कि पूरा साउथ इंडिया ये अपनी डोमिनेशन में ले लें, अपने कंट्रोल में ले लें। एट द सेम टाइम ब्रिटिश भी यही एम्बिशंस रखती थी कि पूरे साउथ इंडिया के ऊपर, जो मद्रास वाले ब्रिटिश थे, पूरे साउथ इंडिया के ऊपर हम अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करें, अपने ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश करें। दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे। तो किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट के ऊपर तो वॉर होनी ही थी। तो अगली वॉर होती है दैट इज द थर्ड मैसूर वॉर। ये होती है 1790 से 92 के पीरियड के बीच में। इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रिटेक्स्ट क्या होता है इस वॉर का? टीपू सुल्तान राजा ऑफ ट्रैवनकोर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। 2 इंडियन राजाओं की आपस में लड़ाई है,
लेकिन अब ब्रिटिश बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते हैं राजा ऑफ ट्रेवनकोर तो भाई हमारा फ्रेंड था, तुमने हमारे फ्रेंड के ऊपर वॉर कैसे डिक्लेयर कर दी, हम अपने फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो दैट रिजल्ट्स इन थर्ड मैसूर वॉर। इस वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज एबल टू कंक्लूसिवली डिफीट टीपू सुल्तान। काफ़ी करारी हार होती है टीपू सुल्तान की, इसीलिए इस वॉर के बाद जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो कि इनकी कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, इस ट्रीटी में टीपू सुल्तान इज फोर्स टू सीड हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज, अपना आधा राजपाट इसको देना पड़ा। एंड देन हैवी वॉर इंडेमनिटी, कंपनसेशन भी देनी पड़ी। अपने 2 बेटे हॉस्टेज के तौर पे देने पड़े कि ब्रिटिश ने बोला कि तेरे 2 बेटे लेके जा रहे हैं, कहीं तू हमारे अगेंस्ट कोई इविल एक्शंस ना करे, तो कहीं तू हमारे अगेंस्ट कंस्पायर ना करे, हमारे अगेंस्ट अटैक ना करे। तो दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ थर्ड मैसूर वॉर टू द इंडियन पावर्स, टू टीपू सुल्तान। नाउ वी कम टू द फोर्थ मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान वॉज सच एन एम्बिशियस रूलर के इवन दिस treaty of Seringapatam could not crush his ambitions. He opened negotiations with French authorities. At this point of time, French was not a political power in India. लेकिन फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रही थी तो सारी दुनिया में हाहाकार सा मचा हुआ था कि फ्रांस में क्या हो गया, फ्रांस में क्या हो गया, फ्रांस में क्या हो गया। ब्रिटिश दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच इन यूरोप। टीपू सुल्तान क्या करता है कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट कर देता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर टीपू सुल्तान इस टाइम पे ब्रिटेन के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। वो भी उतने ही एग्रेसिव होते हैं जितना टीपू सुल्तान एम्बिशियस होता है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, टीपू सुल्तान के एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली डिक्लेयर्स वॉर ऑन टीपू सुल्तान। दिस वॉर इज नोन एज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में टीपू सुल्तान dies while he is protecting his capital, while he is defending his capital सेरिंगापट्टनम। क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे पहले ही हॉस्टेज ले लिए होते, तो अब ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ टीपू सुल्तान, हम कोई पीसफुल ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। द किंगडम ऑफ टीपू सुल्तान एंड्स हियर। हैदर अली ने जिनको असर्व किया होता है, हैदर अली मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ वुदियार किंग्स, उन्हीं के अगेंस्ट रिबेल करके खुद राजा बनता है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, वुदियार प्रिंस को ही मैसूर का राजा लगा देते हैं एंड साइंस पीस ट्रीटी विद हिम। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रीटी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड वेलेस्ली एक बहुत यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एज सच वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करते, बहुत पहले ज़माने से भी ये सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया इस सिस्टम को। क्या था ये सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? इसमें ब्रिटिश जिस इंडियन पावर के साथ ये ट्रीटी साइन करते हैं उन्हें बोलते हैं कि आपकी एक्सटर्नल रिलेशंस हम कंट्रोल करेंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी ऑफ योर फॉरेन अफेयर्स। आपको डिफेंड हम करेंगे अगेंस्ट फॉरेन पावर्स, अगर कोई फॉरेन पावर आपके ऊपर अटैक करती है तो हम आपको डिफेंड करेंगे। अब डिफेंड करने की एक कॉस्ट है, आप या तो हमें कैश में ये पे करो, लेकिन हमें पता है आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप हमें कुछ पोर्शन ऑफ योर किंगडम सीड कर दो। उस पोर्शन ऑफ किंगडम से जो पैसा आएगा हम समझ लेंगे कि आपने हमें पे कर दिया। फिर एज फार एज योर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, तो हमारा एक बंदा आपकी कोर्ट में रेजिडेंट अपॉइंट होगा। ये रेजिडेंट आपके इंटरनल अफेयर्स को भी मैनेज करेगा, एफिशिएंटली कंट्रोल करेगा। तो आप देख रहे हैं एक्सटर्नल कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया एंड इंटरनल कंट्रोल भी इनडायरेक्टली रेजिडेंट के थ्रू अपने हाथों में ले लिया। कहने को इंडियन पावर ही रूल कर रही है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल कंपनी का एस्टेब्लिश हो गया है। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये जो सिस्टम था इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती थी ब्रिटिश मिलिट्री पावर के ऊपर। ब्रिटिश कहते हैं कि हम आपको डिफेंड करने के लिए, हम आपकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए एक मिलिट्री फोर्स आपके किंगडम के अंदर स्टेशन करेंगे। अब देखो, ब्रिटिश फोर्स इंडियन किंगडम के अंदर स्टेशन हो रही है, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? इंडियन प्रिंस। अब
British are managing the Indian empire using the Indian resources. That was the beauty of subsidiary alliance from the point of view of British. And हम अपने ही conquest का खर्चा खुद ही दे रहे हैं in the form of subsidiary treaty. So this system of subsidiary alliance was for the first time tested with Nizam of Hyderabad. वो कर्नाटिक वॉर से फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश उन्हें बोलते हैं कि आप ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस हमारे साथ साइन कर लो. फिर नवाब ऑफ अवध, ये भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम से, बक्सर की लड़ाई से ब्रिटिश का फ्रेंड था, एंड उनको भी ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो. तो ढेरों सारी इंडियन पावर्स होती हैं जो ट्रीटीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन करती हैं ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. सो दिस लेज द फाउंडेशन ऑफ इनडायरेक्ट कंपनी रूल इन इंडिया. तो दो तरह का रूल आपको समझ आ रहा है, एक डायरेक्ट कंपनी रूल, एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. Sorry. Now we move to the next episode in this conquest, that is the Second Anglo-Maratha War. First Anglo-Maratha War हमने देखा था that it ended with Treaty of Salbai, जिसमें दोनों पावर्स एक्सचेंज कर लेती हैं अपनी टेरिटरीज एंड प्रॉमिस करती हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. लेकिन अब 1800s आते आते, स्टार्टिंग 1802 1803 आते आते, जो मराठास के डिफरेंट सरदार्स थे वो आपस में इन फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. किस तरह से इन फाइटिंग करते हैं, से के होलकर ने सिंधिया के ऊपर अटैक कर दिया, या भोंसले ने से के गायकवाड़ के ऊपर अटैक कर दिया. इस तरह की इंटरनल इनकी इन फाइटिंग चल रही है. तो ऐसी ही एक लड़ाई हुई थी जिसमें 1802 में जब होलकर ने पेशवा और सिंधिया की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया. अब ये इंटरेस्टिंग बात थी कि होलकर एक मराठा सरदार था जिनका सारे मराठा सरदार का टेक्निकल हेड था पेशवा. होलकर ने पेशवा की फोर्सेस को ही हरा दिया. अब पेशवा भी बहुत परेशान है कि भाई मैं तो हेड ऑफ द कॉन्फेडरेसी था, अगर मुझे हरा दिया तो मेरी डोमिनियंस को कौन सिक्योर करेगा. घबरा कर पेशवा बाजीराव टू चले जाते हैं ब्रिटिश के पास कि जी मुझे खतरा लग रहा है कि ये जो मेरे सरदार हैं मेरे अगेंस्ट रिबेल करके मुझे ही हरा देंगे, मुझे हेल्प चाहिए. ब्रिटिश क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स सब्सिडरी अलायंस है हमारे पास, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी. एक्सटर्नल पॉलिसी हम कंट्रोल करेंगे, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा रेजिडेंट कंट्रोल करेगा, सब्सिडरी फोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपको टेरिटरीज देनी पड़ेंगी. पेशवा कहता है कि मुझे सब मंजूर है, बस मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो. अब जब ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन होती है, यहाँ पे इस ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बसेन, जो कि पेशवा बाजीराव टू साइन करते हैं ब्रिटिश के साथ 1803 में. जब ये ट्रीटी साइन होती है, ब्रिटेन इंटरवीन करना स्टार्ट कर देता है मराठा अफेयर्स के अंदर. अब बाकी के मराठा सरदार्स को आता है गुस्सा कि ये ब्रिटिश कौन होते हैं हमारे अफेयर्स में इंटरवीन करने वाले. तो सबसे पहले सिंधिया एंड भोंसले, दो मराठा सरदार हैं, सिंधिया एंड भोंसले ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर देते हैं. होलकर को भी वो बोलते हैं, लेकिन होलकर से उनकी पर्सनल दुश्मनी चल रही थी, अभी तो होलकर हरा के हटा था उन्हें. तो होलकर कहता भाई मैं तुम्हारी बात से तो सहमत है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि हमारी पर्सनल डिफरेंसेस हैं. तो सिंधिया एंड भोंसले ब्रिटिश के ऊपर अटैक करते हैं, ब्रिटिश उन्हें इजीली हरा देते हैं. अब ब्रिटिश अपनी अटेंशन मूव करते हैं होलकर की तरफ. होलकर को भी टेंशन हो जाती है, अभी पेशवा से इन्होंने फ्रेंडशिप कर लिया, सिंधिया को हरा दिया, भोंसले को हरा दिया, अब मेरा भी नंबर आने ही वाला है. तो होलकर अटैक कर देता है ब्रिटिश के ऊपर. अभी ये लड़ाई चल ही रही होती है कि ब्रिटेन को लगता है अभी लड़ाइयों में बहुत खर्चा आ रहा है, कभी भोंसले से लड़ाई, कभी सिंधिया से लड़ाई, कभी टीपू सुल्तान से लड़ाई, बहुत खर्चा हो रहा है, इतना तो रेवेन्यू नहीं आ रहा बंगाल से जितना खर्चा हो रहा है, तो जल्दी जल्दी ये लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी हमें ख़त्म. तो ब्रिटिश पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं होलकर के साथ. इस पीस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ राजघाट. तो सिंधिया एंड भोंसले को डिफीट कर देते हैं एंड उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं. होलकर के साथ पीस ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन कर लेते हैं. पेशवा के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसेन साइन कर लेते हैं.
तो मराठा पावर वॉज क्रश्ड ड्यूरिंग द सेकेंड मराठा वॉर। लेकिन अभी पावर ही क्रश हुई है, उनकी प्राइड एंड उनकी स्पिरिट क्रश नहीं हुई है। जैसे जैसे टाइम बीतता है 1817 आते आते पेशवा सोचता है कि यार क्या गलती होगी मेरे से। पेशवा बाजीराव टू, जिसने सबसे पहले जो ब्रिटिश के पास गया होता है, पेशवा कहता है कि बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से कि मैं इनके पास चला गया। अब इनको इतनी टेरिटरी देनी पड़ गई, इतने पैसे देने पड़ गए। इससे अच्छा तो यही था कि हम सब मिल के ब्रिटिश को डिफीट कर देते। अब पेशवा बाकी मराठा सरदार की एक कॉन्फेडरेसी बनाता है, ब्रिटिश के ऊपर अटैक करता है। इस वॉर में अब ब्रिटिश कंक्लूसिवली मराठास को हरा देते हैं, सारे मराठा सरदार को, गायकवाड़, भोंसले, सिंधिया, पेशवा, होलकर की कुछ प्राइवेट इरेगुलर आर्मी थी, पिंडारी वॉर हुई है 1817-18 में। पिंडारीज को भी ब्रिटिश हरा देते हैं। जितने भी मराठा मिलिट्री फोर्स थी उस सारे मराठा सरदार को एक एक करके ब्रिटिश हरा देते हैं। एंड ब्रिटिश अब डिसाइड करते हैं कि वी आर गोइंग टू ऑल टुगेदर डिस्पेंस अवे विद पेशवाशिप। ये पेशवा थे कौन? पेशवा छत्रपति, जो मराठा एम्परर थे, छत्रपति शिवाजी एंड देन उनके सक्सेसर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हम ये पेशवाशिप वाला सिस्टम ही कर रहे हैं अबॉलिश। जितनी भी पेशवा की लैंड है वो आज से ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा है। जो इंडिविजुअल मराठा सरदार्स की डोमिनियंस हैं उनसे भी हम काफ़ी सारी टेरिटरीज ले लेंगे। किसी से उड़ीसा ले लिया, किसी से यमुना, दिल्ली, आगरा वाला एरिया ले लिया, किसी से कुछ, किसी से कुछ। अब मराठा प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक पपेट किंगडम ऑफ सतारा बना देते हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के एक डिसेंडेंट को एक पपेट राजा बना देते हैं। तो इस तरह से मराठा पावर वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड बाय 1818। गवर्नर जनरल इस टाइम पे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दो हेस्टिंग्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, एक वॉरेन हेस्टिंग्स, एक लॉर्ड मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स। सिंपली लॉर्ड हेस्टिंग्स बोला जाता है तो ये मराठा वॉर वाले हेस्टिंग्स है। दूसरे वाले हेस्टिंग्स के आगे हमेशा फर्स्ट नेम लगता है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स आफ्टर डिफीटिंग मराठास, जो कि ग्रेटेस्ट इंडियन पावर ऑफ द डे थी, इंट्रोड्यूस करते हैं या अनाउंस करते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरामाउंटसी। ये कंसेप्ट ऑफ पैरामाउंटसी क्या है? हमने देखा है कि सब्सिडरी अलायंस के थ्रू काफ़ी सारे एरियाज में ब्रिटिश अपना इनडायरेक्ट रूल प्रोक्लेम कर चुके थे। काफ़ी सारे एरियाज को डायरेक्टली मिलिट्री डिफीट करके वो अपना अपने डोमिनियंस में ऐड कर चुके थे। तो डायरेक्ट रूल भी चल रहा है, इनडायरेक्ट रूल भी चल रहा है। एंड ऑलमोस्ट सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश है, एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, पंजाब वाला एरिया छोड़ के। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं कि ब्रिटिश आर द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। चाहे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है, चाहे हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ब्रिटिश इंटरेस्ट आर सुप्रीम इन इंडिया। अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने पैरामाउंट इंटरेस्ट को बचाने के लिए ब्रिटेन इंडियन अफेयर्स में इंटरवीन भी कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें डायरेक्टली अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। इनडायरेक्ट रूल को डायरेक्ट रूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ढेरों सारी स्टेट्स, जैसे राजपूताना की काफ़ी सारी स्टेट्स थी, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, इन सारी स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया एंड पैरामाउंटसी में वो वीव हो गए। तो दैट कंप्लीट्स द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड द मराठा लैंड्स। अब इकलौती जो ढंग की पावर बची थी जिनके साथ ब्रिटिश अभी पंगा नहीं लेना चाहते थे, वो थी द 6th स्टेट ऑफ पंजाब, रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। पंजाब का जो भी सीन था कि किस तरह से इन्होंने इन्विजन किया कि पंजाब वुड रिमेन अ बफर बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए पंजाब के साथ ये फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं 1809 में। लॉर्ड मिंटो साइंस दी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद महाराजा रंजीत सिंह कि हमारा आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विद दिस ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया एक्सेप्ट फॉर पंजाब इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह पंजाब के साथ भी ये ट्रीटी वॉयलेट करते हुए उसे एनेक्स कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।